स्वागत है। आज हम जेन सिंसेरो की दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं। हाँ, उनकी वो जबरदस्त कामयाब किताब यू आर अ बैड एस और उसके पीछे की कहानी है ना। बिल्कुल। हमारे पास कुछ लेख हैं, किताब के हिस्से हैं और जो ऑनलाइन चर्चाएं हुई हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब इतनी चली क्यों। और ये भी कि इस पर सवाल क्यों उठे। हाँ, सही। मकसद सिर्फ ये नहीं कि किताब के 10 सबक गिनवा दे, नहीं नहीं। बल्कि ये समझना है कि सिंसेरो के अपने तजुर्बे, उनके संघर्ष, उनका वो खास अंदाज, वो सब इस किताब में कैसे आया। और फिर ये भी देखेंगे कि जो बातें कुछ लोगों के लिए मतलब जिंदगी बदलने वाली थीं, हाँ, वही दूसरों को क्यों ठीक नहीं लगी या कह लें खटकी। हम इन सारी चीजों को थोड़ा खोल कर देखेंगे आज। गहराई से पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। और पता है, एक बड़ी दिलचस्प बात है शुरू करने के लिए। जेन सिंसेरो को उनके कॉलेज, कोलोराडो कॉलेज ने पहले वेट लिस्ट कर दिया था। अच्छा। हाँ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, सीधा एडमिशन ऑफिस को फोन किया और अपनी जगह पक्की करवा ली। अरे वाह। शायद यहीं से उनकी वो बैड एस वाली सोच की झलक मिल जाती है। चलिए इसी सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये किस्सा सच में उनके अंदाज को दिखाता है, मतलब सीधा एक्शन लेना, सिस्टम को चैलेंज करना। हाँ। अगर उनके शुरुआती जीवन को देखें तो वेस्टचेस्टर, न्यूयॉर्क में पली बड़ी। पिता इटली में जन्मे डॉक्टर थे। 1987 में कोलोराडो कॉलेज से अंग्रेजी में डिग्री ली। वो खुद कहती हैं कि कॉलेज उनके लिए काफ़ी आंखें खोलने वाला अनुभव था। पहली बार पहाड़ देखे, पश्चिम का वो खुलापन महसूस किया। कॉलेज के बाद का रास्ता भी एकदम सीधा नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। 90s के दशक में उन्होंने सीबी एपिक रिकॉर्ड्स में मार्केटिंग का काम किया। अच्छा। म्यूजिक इंडस्ट्री में। हाँ। और फिर कई रॉक बैंड्स का हिस्सा भी रही। हाँ, मैंने पढ़ा था। कुछ अजीब से नाम थे बैंड्स के, क्रॉच, 60 फुट क्वीनी। बिल्कुल। लगता है संगीत और थोड़ी सी वो बगावत वो उनके खून में ही थी। सही। और शायद यही क्रिएटिविटी उनके लिखने में भी आई बाद में। 2000 के आसपास वो लॉस एंजलिस चली गईं। फ्रीलांस लिखने लगीं, मार्केटिंग कॉपी, मैगजीन आर्टिकल्स, ब्लॉग्स वगैरह। उनकी पहली किताब तो शायद 2003 में आई थी, डोंट स्लीप विद योर ड्रमर। हाँ, वही, जो एक रॉक बैंड पर बेस्ड सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल थी। फिर 2005 में एक और आई, द स्ट्रेट गर्ल्स गाइड टू स्लीपिंग विद चिक्स। तो ये किताबें दिखाती हैं कि उनका लिखने का अंदाज हमेशा से थोड़ा मतलब अलग हटकर और बेबाक रहा है। बिल्कुल बेबाक। लेकिन इस क्रिएटिव आजादी के साथ ना पैसे की तंगी भी थी। हाँ, ये उन्होंने खुद माना है। हाँ, वो कहती हैं जिंदगी मजेदार थी, बैंड्स थे, घूमना फिरना था, अच्छे दोस्त थे, पर पैसे कैसे कमाऊं ये समझ नहीं आ रहा था। और यहीं से एक तरह से उनकी सेल्फ हेल्प की दुनिया में एंट्री हुई। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि वो खुद उस मोड़ पर थीं जहां शायद उनकी किताब पढ़ने वाले कई लोग होते हैं। वो स्ट्रगल उन्होंने खुद महसूस किया। उन्होंने सेल्फ हेल्प किताबें पढ़नी शुरू की, लाइफ कोचिंग वगैरह ली। उन्हें लगा कि बातें तो काम की हैं इनमें, पर अंदाज जो है बोरिंग। हाँ, बहुत बोरिंग या बहुत सीरियस। उनमें वो मजाक, वो थोड़ा तीखापन नहीं था जो शायद उनकी अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा था। तो उन्हें लगा कि यहाँ एक गैप है। बिल्कुल, उन्हें लगा कि वो इस जॉनर में कुछ नया कर सकती हैं। एक ऐसी सेल्फ हेल्प किताब जो पढ़ने में मजेदार हो, सीधी बात करे बिना लाग लपेट के। और इसी सोच से 2013 में आई यू आर अ बैड एस, हाउ टू स्टॉप डाउटिंग योर ग्रेटनेस एंड स्टार्ट लिविंग एन ऑसम लाइफ। और इस किताब ने वाकई सेल्फ हेल्प का जो एक सेट पैटर्न था उसे तोड़ा। हाँ, इसमें हास्य था, थोड़ी गालियां भी थीं। हाँ, का मतलब माइंडसेट। इसमें सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात जो सिंसेरो कहती हैं वो है अपनी खासियत को पहचानो और उसे अपनाओ। मतलब अपनी यूनिकनेस को। हाँ, दुनिया हमें एक जैसा बनाने में लगी रहती है, पर सिंसेरो का जोर इस बात पर है कि हमारी असली ताकत हमारी उन्हीं बातों में है जो हमें दूसरों से अलग बनाती हैं। और इसी से जुड़ा है फिर वो खुद से प्यार करना वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक अच्छा महसूस कराने वाला जुमला नहीं है। नहीं, सिंसेरो के लिए ये बदलाव की बिल्कुल बुनियाद है। उनका तर्क है कि जब आप खुद की इज्जत करते हैं, खुद पर थोड़ी नरमी बरतते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठा पाते हैं। ये कोई घमंड नहीं, बल्कि सेल्फ एक्सेप्टेंस है। हाँ, आत्म स्वीकृति। और मानसिकता के ही दायरे में आता है वो जिसे सिंसेरो लिमिटिंग बिलीव्स कहती हैं। मतलब वो सोच जो हमें रोकती है, वो आत्म विनाशकारी सोच। हाँ, वही। हम सब कहीं ना कहीं ये मानकर बैठ जाते हैं कि हम शायद उतने अच्छे नहीं हैं या ये तो हमसे हो ही नहीं सकता। सिंसेरो कहती हैं कि पहले इन्हें पहचानो और फिर इन्हें चैलेंज करो। वो इसे मजाक में बिग स्नूज या बीएस कहती हैं। बीएस मतलब
बिलीफ सिस्टम्स लेकिन वो मजाक में कहती हैं कि ये हमारे ईगो का वो हिस्सा है जो हमें कंफर्ट जोन में सुलाए रखना चाहता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। यहाँ पर वो अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की बात भी आती है ना? हाँ, बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये। हमारे स्रोत जैसे कि शॉर्ट फॉर्म समरी बताते हैं कि सिंसेरो का मानना है कि अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी इच्छा को किसी पुराने दर्द या डर से जोड़ लेता है ना, अच्छा। तो हम अनजाने में ही खुद को वो चीज़ पाने से रोकते रहते हैं, भले ही हम होश में उसे कितना भी चाहें। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए अगर किसी ने बचपन में पैसे को लेकर बहुत तनाव देखा हो सकता है बड़े होकर पैसा कमाने में वो अनजाने में ही रुकावटें खड़ी करे। ओह, समझ गई। तो इन छिपी हुई गांठों को खोलना जरूरी है, सिटिंग रूट्स। बिल्कुल। और इन गांठों को खोलने का एक तरीका वो बताती है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। हाँ, ये भी माइंडसेट शिफ्ट का एक अहम हिस्सा है। सिंसेरो जोर देती हैं कि हमारे पास जो है उस पर ध्यान दें, बजाय उसके जो नहीं है। और ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है। नहीं। उनका मानना है कि ये वाकई हमारे नजरिए को बदलता है, जिससे हम मौकों को बेहतर देख पाते हैं और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आकर्षित करते हैं। तो ये तो हुई मानसिकता की बात। दूसरा बड़ा थीम आपने कहा था एक्शन का है, मतलब कदम उठाना। हाँ, एक्शन। यहाँ सबसे पहली बात आती है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना। ये थोड़ा सुनने में हार्ड लगता है कभी कभी। लगता है, बिल्कुल। सिंसेरो बहुत साफ कहती हैं, आप अपनी मनचाही जिंदगी बना सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत ये मानने से होती है कि आप आज जहां भी हैं, जैसे भी हैं, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। दूसरों को या हालात को दोष देना बंद करना होगा। हाँ, क्योंकि वो आपको वहीं फंसाए रखेगा। ये सुनने में कठोर लग सकता है और यहीं पर कुछ आलोचनाएं भी आती हैं, उन पर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। लेकिन सिंसेरो के नजरिए से जिम्मेदारी लेना आपको शक्ति देता है। आप पीड़ित बने रहने से बचते हैं। और एक्शन लेने में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? डर। एग्जैक्टली। डर। छठा सबक इसी पर है। डर यात्रा का हिस्सा है। आमतौर पर हम सोचते हैं डर लगा मतलब रुको। पर सिंसेरो कहती हैं नहीं, डर का मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। अच्छा। डर महसूस होना इस बात का सबूत है कि आप कुछ नया और जरूरी कर रहे हैं। तो डर से भागो मत, उसे साथ लेके चलो। ये तो बहुत पावरफुल सोच है। डर को दुश्मन नहीं, साथी बना लेना, है ना? और एक्शन लेने के लिए एक और जरूरी चीज है निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। सिंसेरो कहती हैं कि हम लगातार छोटे बड़े निर्णय लेते हैं और यही निर्णय हमारे भविष्य को शेप देते हैं। सिर्फ सोचते रहना या कंफ्यूजन में अटके रहना काफी नहीं है। फैसला लेना और उस पर अमल करना जरूरी है। बिल्कुल। अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के हिसाब से फैसला लो और उस पर टिको, भले ही नतीजा फौरन ना दिखे। तो मानसिकता हो गई, एक्शन हो गया। एक और परत है शायद, जिसे हम विश्वास या कनेक्शन कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें आता है मनी माइंडसेट। सिंसेरो पैसे को लेकर हमारी सोच पर बहुत जोर देती हैं। ये भी एक जरूरी मुद्दा है। तो उनका मानना है कि अगर हम पैसे को कमी, तनाव या किसी बुरी चीज से जोड़कर देखेंगे तो हम उसे अपनी तरफ आने से रोकेंगे। तो उसे कैसे देखें? वो पैसे को एक टूल की तरह देखने को कहती हैं, एक जरिया जिससे हम आज़ादी पा सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। इसे डरने या नफरत करने की चीज़ नहीं मानना चाहिए। यहीं पर वो सोर्स एनर्जी या यूनिवर्स की बात करती हैं, है ना? हाँ, ये थोड़ा आध्यात्मिक सा लगता है। हाँ, ये थोड़ा मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट फॉर्म समरी के मुताबिक सिंसेरो का मानना है कि हम सब एक बड़ी असीम ऊर्जा या शक्ति से जुड़े हैं। आप उसे कुछ भी कह लें, भगवान, ब्रह्मांड, हाँ, या अंतर्ज्ञान, नाम जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि हम इस शक्ति से जुड़ना सीखें, अपनी अंदर की आवाज सुने। उनका मानना है कि ज्यादातर लोग इस ऊर्जा के सिर्फ एक छोटे से हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। और इससे जुड़ने का तरीका क्या बताती हैं वो? ध्यान, विजुअलाइजेशन? हाँ, दोनों। ध्यान यानी मेडिटेशन का मकसद उनके अनुसार मन की जो लगातार बकबक चलती रहती है, हाँ, उसे शांत करना है, ताकि हम उस सोर्स एनर्जी से जुड़ सकें, अपने अंदर की गाइडेंस को सुन सकें। वर्तमान पल में टिकना हमें अपने फालतू के विचारों से बाहर निकालकर उस गहरी ऊर्जा से जोड़ता है। और विजुअलाइजेशन? विजुअलाइजेशन यानी अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए कल्पना करना। ये मोटिवेशन बनाए रखने में और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमारे इरादों के साथ अलाइन करने में मदद करता है, ऐसा उनका मानना है। ये विचार कि आपके विचार आपकी हकीकत बनाते हैं, ये भी इसी विश्वास प्रणाली का हिस्सा है। हाँ, ये सेल्फ हेल्प में कोई नया विचार नहीं है, लेकिन सिंसेरो इसे अपने खास बेबाक अंदाज में पेश करती हैं। वो कहती हैं कि अगर आप अपनी बाहरी दुनिया बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी अंदरूनी सोच बदलनी होगी। और आखिरी बात जो शायद इस कनेक्शन वाले थीम में फिट होती है, वो है अपने आसपास के लोग। हाँ, बहुत जरूरी।
खुद को प्रेरणा देने वाले लोगों से घेरें। आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उनकी सोच, उनकी एनर्जी का आप पर असर पड़ता ही है। जबरदस्त। हमारे स्रोत जैसे विकिपीडिया बताते हैं कि 50 लाख से ज्यादा कॉपीज बिकी। 50 लाख? हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में नंबर 1 पर रही और 5 साल से ज्यादा टॉप 10 में बनी रही। कमाल है। और उनको ऑडियो बुक के लिए ऑडियो अवार्ड भी मिला था शायद? हाँ, 2014 में। इसके बाद उन्होंने और भी किताबें लिखी, जैसे यू आर अ बैड एस एट मेकिंग मनी और बैड एस हैबिट्स। लेकिन जैसा कि होता है, इतनी शोहरत के साथ थोड़ी आलोचना भी आती है। बिल्कुल। रेडिट जैसी जगहों पर जो चर्चाएं हुई हैं वो बताती हैं कि हर कोई इस किताब का फैन नहीं है। क्या दिक्कतें थीं लोगों को? कुछ लोगों को लिखने का अंदाज बहुत ज्यादा इनफॉर्मल लगा, यहाँ तक कि थोड़ा घिसा पिटा, मतलब क्लीशे जैसा लगा। कुछ को लगा कि इसमें गहराई की कमी है। हाँ, एक रेडिट यूजर का अनुभव दिलचस्प था। उन्होंने लिखा कि शुरू में उन्हें सिंसेरो का स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं आया, बहुत अमेरिकी और चीजी सा लगा। अच्छा, फिर? लेकिन जैसे जैसे पढ़ते गए, किताब ने उन्हें इंस्पायर किया। कुछ बातें जो शायद उन्होंने पहले भी कहीं सुनी थी, वो इस किताब के जरिए उनके दिल तक पहुंची। कौन सी बात खास तौर पर? खासकर ये कि आप ही अपनी जिंदगी की कहानी लिखते हैं। उस यूजर ने माना कि किताब पढ़ने के बाद उन्होंने वाकई अपनी कुछ आदतें बदली और बेहतर महसूस किया, भले ही वो अभी अपने फाइनल गोल तक नहीं पहुंचे हैं। तो ये दिखाता है कि कभी-कभी अंदाज नहीं, संदेश काम कर जाता है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ कुछ गंभीर आलोचनाएं भी हैं। जैसे कि? एक रेडिट चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि कई सेल्फ हेल्प किताबें और शायद यू आर अ बैडएस भी, जो सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं, भेदभाव हैं, हाँ, सिस्टमिक इश्यूज, उन मुद्दों को नजरअंदाज कर देती हैं। ये ऐसा दिखाती हैं मानो आपकी सफलता या असफलता पूरी तरह से सिर्फ आपकी सोच और आपके एक्शन पर निर्भर करती हाँ, है। जबकि बाहरी कारक, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एग्जैक्टली। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। इस तरह की सोच कई बार विक्टिम ब्लेमिंग जैसी लग सकती है। मतलब पीड़ित को ही दोष देना। हाँ, अगर कोई व्यक्ति गरीबी, नस्लवाद या किसी और सिस्टमिक बैरियर की वजह से संघर्ष कर रहा है, तो उसे ये कहना कि बस अपनी सोच बदलो और अमीर बन जाओ, ये शायद उसकी असलियत का मजाक उड़ाना जैसा हो सकता है। बिल्कुल। इसी बहस में एक यूजर ने सिंसेरो की अपनी पृष्ठभूमि पर भी सवाल उठाया था। उनके बैकग्राउंड, मतलब? उनका कहना था कि सिंसेरो न्यूयॉर्क के एक अमीर इलाके में पली बढ़ी, अच्छे स्कूल गईं, सीबीएसई जैसी बड़ी कंपनी में नौकरी शायद आसानी से मिल गई हो सकता है जान पहचान से, और उनके डॉक्टर पिता जैसे साधन संपन्न माता पिता थे, जो शायद मुश्किल वक्त में उनकी मदद कर सकते थे। हाँ, तो उस आलोचक का तर्क था कि सिंसेरो के पास शायद वो सेफ्टी नेट था जो बहुत से लोगों के पास नहीं होता, इसलिए उनके लिए रिस्क उठाने की सलाह देना आसान है। ये प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार का सवाल है। ये अक्सर सेल्फ हेल्प जॉनर की आलोचना में उठता है। हाँ, कि क्या जो सलाह एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड वाले व्यक्ति के लिए काम करती है वो हर किसी के लिए उतनी ही रेलेवेंट है। स्रोतों में ये भी जिक्र था कि कुछ पाठकों को किताब में वजन या शरीर को लेकर की गई कुछ टिप्पणियां थोड़ी नेगेटिव या फैटफोबिक लगी। हाँ, ये भी एक पॉइंट उठाया गया था। तो कुल मिलाकर तस्वीर काफी मिली जुली सी है। एक तरफ लाखों लोग हैं जिनके लिए ये किताब एक वेकअप कॉल की तरह थी, एक मोटिवेशन बूस्टर साबित हुई, जिसने उन्हें अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लेने के लिए प्रेरित किया। और दूसरी तरफ वो पाठक और आलोचक हैं जिन्हें किताब थोड़ी सतही लगती है, जो सामाजिक हकीकतों से मुंह मोड़ती है या फिर जिसका अंदाज उन्हें पसंद नहीं आता। और ये दिखाता है कि सेल्फ हेल्प कितना व्यक्तिपरक, मतलब सब्जेक्टिव मामला है। जो चीज एक इंसान के लिए काम करती है जरूरी नहीं दूसरे के लिए भी करे। रेडिट पर किसी ने सही कहा था, इन किताबों का असली फायदा तब होता है जब आप इनकी सलाह पर अमल करने की कोशिश करते हैं। हाँ, सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है। बदलाव तो अपने एक्शन और अपनी सोच को लगातार बदलने से ही आता है। सिंसेरो खुद कहती हैं, और ये शायद उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है, अगर आप डर नहीं रहे हैं तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। अगर आप वाकई खुद को बदलना चाहते हैं तो आपको जोखिम उठाना होगा। शायद यही सीधी, थोड़ी कठोर लगने वाली बात ही बहुत से लोगों को अपील करती है, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की चुनौती। ये भी जानना इंटरेस्टिंग है कि वो अपनी लिखने की प्रोसेस को भी बहुत डिसिप्लिन्ड बताती हैं। जैसे कोलोराडो कॉलेज का ब्लॉक प्लान होता था ना। हाँ, जहाँ एक बार में एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। बिल्कुल। वो कहती हैं कि उन्होंने अपनी किताबें बहुत तेजी से, लगभग 3.5 हफ्तों में घंटे के हिसाब से प्लान करके लिखी। अरे वाह, ये उनके निर्णय लेने और एक्शन लेने वाले सिद्धांत का शायद उनकी अपनी जिंदगी में एक उदाहरण है। लगता तो है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जेन सिंसेरो,
और यू आर अ बैड एस पर हमने देखा कि कैसे एक स्ट्रगल कर रही संगीतकार और लेखिका ने अपने अनुभवों को एक ऐसी किताब में बदला जिसने लाखों लोगों को छुआ। हमने मानसिकता बदलने, डर का सामना करने और अपनी जिंदगी की बागडोर संभालने जैसे उसके मूल विचारों को समझा। और साथ ही हमने उन आलोचनाओं पर भी गौर किया जो बताती हैं कि ये राह शायद सबके लिए एक जैसी नहीं है। निचोड़ शायद यही है कि अपनी कहानी का हीरो खुद बनना पड़ता है। लेकिन कैसे? ये हर किसी को अपने हालात के हिसाब से खोजना होता है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। सिंसेरो सोस एनर्जी या अवचेतन मन की शक्ति की बात करती हैं और कहती हैं कि हमारे विचार हमारी हकीकत बनाते हैं। तो सवाल यह है कि हमारी असलियत वाकई कितनी उन कहानियों से गढ़ी जाती हैं जो हम जाने अनजाने खुद को सुनाते रहते हैं। हमारी अपनी अंदरूनी कहानी का हमारी बाहरी दुनिया पर कितना नियंत्रण है? इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।